उत्तराखंड राज्य की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और 1 नवंबर से रजत जयंती वर्ष का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। और इस रजत जयंती वर्ष का बड़े कार्यक्रमों का समापन कल होगा। 9 नवंबर को FRI में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिभाग करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका टेंटेटिव टाइम जोलीग्रांट पहुंचने का 11 साढ़े 11 के बीच का है, लेकिन अभी फाइनल मिनट्स जारी नहीं हुए हैं। FRI में आयोजित कार्यक्रम में 70 से 75 हज़ार लोगों के भीड़ होने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उनको एड्रेस करेंगे और कई योजनाओं का और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तकरीबन 8140 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा और जिनमें 930 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को सीधे जनता को समर्पित किया जाएगा और 7210 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। ये परियोजनाएं ऊर्जा, शहरी विकास, खेल, कौशल, तकनीकी शिक्षा, सिंचाई विभाग, पेयजल से संबंधित होंगी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी 28,000 से ज़्यादा अधिक किसानों के लिए उनके अकाउंट में कल 62 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा इवेंट यहाँ पर कार्यक्रम में होगा। प्रधानमंत्री द्वारा जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें अमृत योजना के अंतर्गत 23 क्षेत्रों के लिए देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ में विद्युत सब स्टेशन, इसी तरह से सब जिलों के लिए कुछ ना कुछ कल राज्य स्थापना दिवस के दौरान रखा गया है। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री द्वारा भी कार्यक्रम स्थल को कई बार वहां पर निरीक्षण कर लिया गया है और ब्रीफिंग हो गई है कि पूरे इंतजाम सुरक्षा के और आयोजन के हो चुके हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद शामली के थाना बाबरी क्षेत्र के गांव बुटराड़ा के फ्लाईओवर का है, जो कि बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद एक तस्वीर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाई गई। इस प्रदेश कार्यालय के बाहर जो तस्वीर लगाई गई है उसमें तेजस्वी यादव के बगल में CM ऑफ बिहार की कुर्सी रखी गई है। कल यानी कि 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन होता है और देखिए जन्मदिन के अवसर पर उपहार 9 नवंबर को मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी जो है उन्हें दी जा रही है। भाई अरुण के द्वारा ये जो पोस्टर है वो लगाया गया है, तेजस्वी यादव की तस्वीर जो है वो लगाई गई है और CM ऑफ बिहार की कुर्सी जो है उन्हें दी गई है। भाई अरुण जी, ये बताइए कि चुनाव तो पूरा संपन्न नहीं हुआ, उससे पहले कुर्सी और उम्मीदवारी और तमाम चीज़ें आपने दी। जो बिहार की जनता सड़कों पर दिखा रही है उसे मैं पोस्टर में दिखाया हूँ। बिहार की जनता सड़कों पर निकलकर जिस प्रकार से सरकार के विरोध में और तेजस्वी के पक्ष में जो निकलकर वो वोटिंग करने का काम किया और जो जनसभाओं में तेजस्वी जी के जन सैलाब उमड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के मीटिंग में कुर्सियाँ खाली रह रही है, ये तो देखने की चीज़ है। जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही है और ये 14 तारीख को सिद्ध हो जाएगा। आप आइएगा। मुख्यमंत्री के इस कुर्सी का जो मैं फोटो लगाया हूँ, इसके उपलक्ष्य में आपको मिठाई भी खिलाऊंगा। ये तस्वीर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो तेजस्वी यादव महागठबंधन से हैं, 14 तारीख के बाद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हालांकि कल उनका जन्मदिन है और जन्मदिन से पहले ये पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा आज खत्म हुआ। उन्होंने बनारस स्टेशन से 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें से बनारस से खजुराहो तक जाने वाली एक वंदे भारत ट्रेन थी और इसके अलावा 3 और वंदे भारत ट्रेन को देश को समर्पित किया, जिसका वर्चुअली उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उन ट्रेनों को रवाना किया। उन्होंने साफ तौर पर अपने भाषण में कहा कि कोई भी विकसित देश तभी आगे बढ़ता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है और हमें भी इसी बात पर आगे बढ़ना है। साथ ही उन्होंने देव दीपावली का भी जिक्र किया और युवा किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं भारत के, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। रेल सेवाओं को हमेशा से ही बेहतर बनाने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर रहा है और इस कड़ी में आज उन्होंने 4 वंदे भारत ट्रेनों को देश को समर्पित किया है। न सिर्फ बनारस से खजुराहो बल्कि लखनऊ से जाने वाली जो ट्रेन है वो भी शामिल है। इसके अलावा फिरोजाबाद से दिल्ली और साथ ही एर्नाकुलम से बेंगलुरु तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस देश को समर्पित करके यात्रियों को एक नई सौगात दी है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास माना गया क्योंकि प्रधानमंत्री जहां रात्रि विश्राम भी काशी में किए, वहीं काशी में चलने वाले प्रोजेक्ट्स की
जानकारी भी कायदाई संस्थाओं से लिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और एसआईआर को लेकर के आगे आने की बात कही। उन्होंने कहा कि शासन तो अपना काम करेगा ही, पर आप भी इसके लिए तेज़ी से शासन की मदद करिए और फर्जी वोटरों को चिन्हित करने में मदद कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि बिहार चुनाव के ख़त्म होते ही अब उत्तर प्रदेश के मिशन 2027 की तैयारियों का आगाज हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और रामलला उसमें विराजमान भी हो गए हैं। राम मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट पर अब रामायण पार्क बनाया जा रहा है। इस रामायण पार्क में योगी सरकार रावण को भी स्थान दे रही है। रामायण में रावण केवल विलन ही नहीं था, बल्कि एक प्रकांड पंडित था। रावण की मृत्यु के समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाकर उससे नीति का ज्ञान सीखे, उसे शिक्षा ले, और लक्ष्मण ने शिक्षा भी ली थी। उसी प्रकांड पंडित रावण की प्रतिमा इस रामायण पार्क में गुप्तार घाट पर लगाई जा रही है। ये 25 फीट ऊंची प्रतिमा रावण की लगाई जा रही है और इसका कार्य भी शुरू हो गया है। जल्द ही ये प्रतिमा को खड़ी कर दी जाएगी और प्रतिमा को जो है निशाना साधते हुए भगवान श्री राम दिखाई दे रहे हैं। रावण का वध करते हुए श्री राम की प्रतिमा भी यहाँ लगाई जा रही है। इस रामायण पार्क में भगवान राम के साथ साथ जितने भी इनके राम दरबार के थे, राम दरबार के जो इनके इस्तीफा सालार थे, चाहे वो हनुमान जी हों, विभीषण हों, सुग्रीव हों, या फिर बाली हों, जटायु हों, अंगद हों, सब की प्रतिमा लगाई जा रही है और इस सामने राम दरबार भी बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के अब अयोध्या में रावण को भी स्थान दिया जा रहा है। माना जाता है कि रावण प्रकांड पंडित था और प्रकांड पंडित के चलते जो है भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाके वो नीति का ज्ञान सीखे, और लक्ष्मण ने प्रकांड पंडित रावण से ज्ञान सीखा था। और अब इसी गुप्तार घाट पर रावण को भी योगी सरकार स्थान देने जा रही है और इस प्रतिमा के साथ भगवान श्री राम जो है वध की जो मुद्रा होती है, वध करने की मुद्रा में भगवान श्री राम भी स्थापित किए जा रहे हैं। कुल मिला के अब भगवान रामलला के बाद रावण को भी जो है योगी सरकार अयोध्या में स्थान दे रही है। हालांकि राम मंदिर से इसकी दूरी लगभग 13 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी गुप्तार घाट पर जहां भगवान श्री राम गुप्त हुए थे, जहां उन्होंने जल समाधि ली थी, उसी स्थान पर रावण की प्रतिमा जो है वो लगाई जा रही है। ये प्रतिमा लगभग 25 फीट ऊंची होगी। केबी शुक्ला, गुप्तार घाट, न्यूज़ स्टेट। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दिल्ली के श्रद्धालु अखिल उम्र 67 वर्ष की अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, तो मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है शायद हार्ट अटैक से मौत हुई होगी, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं उनका हार्ट का इलाज चल रहा था। एक श्रद्धालु आए थे हमारे पास, मृत अवस्था में उनको लाया गया था। अखिल उनका नाम है और 67 ईयर उनकी एज थी। हरिनगर दिल्ली के रहने वाले थे। उन्हें उनका हार्ट का इलाज चल रहा था, जैसा उनके परिजनों ने बताया, और जहाँ तक संभावना है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट ही हुआ होगा। इसके कारण परिवार वाले उनको अपने घर ले गए दिल्ली। तो सबको पोस्टमार्टम के लिए बताया? उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से परिवार वालों ने मना कर दिया था। वीकेंड पर जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब बांके बिहारी मंदिर के आसपास दिखाई दे रहा है, वो वाकई हैरान कर देने वाला है। प्रशासन की व्यवस्थाएं इस भीड़ कंट्रोल पर पूरी तरह फेल साबित हो रही है। घंटों लाइन में लगने के बाद श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं। बुजुर्ग महिलाओं जिस तरीके से भीड़ में फंसे हुए दिखाई देते हैं, उसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कितनी परेशानी के बाद वो बिहारी जी के दर्शन कर पाते हैं। बिहारी जी के मंदिर के आसपास की गलियां सक्रिय हैं और जो सैलाब है उसमें श्रद्धालुओं का खचाखच बढ़ जाता है, जिससे घंटों उस सैलाब में फंसे रहने के बाद श्रद्धालु जान हथेली पर लेकर कह सकते हैं कि दर्शन कर पाते हैं। इन व्यवस्थाओं में बदलाव कब होगा? स्थानीय ब्रजवासी और श्रद्धालु हमेशा प्रशासन से यही सवाल करते नजर आते हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वह यही पूछ रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं वो यही पूछ रहे हैं कि बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं में आखिर बदलाव कब होगा। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन। झांसी के गुरुसराय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना मजाक बनकर रह गई। जहां भव्य मंच सजा था, लेकिन ना तो दुल्हन की मांग में सिंदूर था, ना ही अग्नि के साथ फेरे लिए गए। कई जोड़ों ने तो कैमरे के सामने खुद कबूला कि यह तो सिर्फ औपचारिकता है,
शादी होना भी बाकी है। आपको बता दें कि झांसी के गुरसराय में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 130 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसमें 103 जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। कई जोड़ों की मांग में सिंदूर न होने पर जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सिंदूर छूट गया है तथा कई दुल्हनों की मांग में गले में मंगलसूत्र मिला लेकिन मांग में सिंदूर नहीं। वहीं जब इस संबंध में समाज कल्याण की अधिकारी ललिता यादव से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि सरकार के नियमों के हिसाब से यह शादी संपन्न कराई जा रही है तथा लगाए गए आरोपों को उन्होंने सिरे से नकार दिया। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत 132 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से आज 103 जोड़े उपस्थित हुए हैं, जिसमें 6 मुस्लिम है और बाकी सब हिंदू हैं। नहीं ऐसी कोई जानकारी नहीं है। छोड़ के क्यों भागेगा? शादी करने और शादी करेगा भागेगा क्यों? देख लीजिए, आप बैठे तो है, मांग अभी सामान ले रहे हैं, मांग भरी है कि नहीं भरी? बोल तो नहीं, आप बैठ जाओ ना, अभी सब बढ़ रहा है, देख लो, मांग नहीं रही है। कई दुल्हनों का कहना है यहाँ हम लोग शादी पहले करा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि कहना है कहने का तो कुछ भी आप मैं नहीं बात कर रहा हूँ। इस तरह से योजना का लाभ लेने आए क्यों? योजना का लाभ तो 7 लोगों को देने का है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि पहाड़, न्यूज स्टेट झांसी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा जो कि दंगे के आरोपी हैं और उनकी मुश्किलें इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा की बरेली से अपर सेशन जज अमृता शुक्ला ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि रिहाई के बाद जो मौलाना तौकीर रजा हैं, जमानत होने के बाद वो यहाँ पर केस को प्रभावित कर सकते हैं और जो तमाम जो साक्ष्य है उनमें छेड़खानी कर सकते हैं, जिसके बाद उनकी बरेली से कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अब उनको जो है इलाहाबाद से हाई कोर्ट से अपनी जमानत करानी होगी और हो सकता है संभवतः वहाँ से भी उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी जाए, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा बरेली में बस 2010 से लगातार भड़काऊ भाषण के जरिए दंगे भड़काने का काम करते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने कानपुर में जो विवाद था आई लव मोहम्मद का, उसको लेकर बरेली में भी उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया था। 26 सितंबर को उन्होंने हजारों की संख्या में बरेली में भीड़ इकट्ठा करी और एक सोची समझी साजिश के तहत बरेली में उपद्रव कराने की पूरी कोशिश करी, बवाल कराने की पूरी कोशिश करी। जगह जगह पुलिस पर पथराव किया गया था और इस पूरे मामले में मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ अन्य लोगों पर भी 10 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आरोपी बनाए गए हैं। कई लोगों को इस पूरे मामले में जेल भेजा जा चुका है और मौलाना तौकीर रजा तब से जेल में बंद हैं और आज उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। हालांकि उनके एडवोकेट से बात करने की कोशिश करी, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया और अब गौरतलब है कि अब इससे ऊपर जाके वो मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी लगाएंगे और वहाँ से क्या निर्णय आता है ये कोर्ट ही फैसला करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल नोएडा के सदरपुर गांव में एक सामुदायिक केंद्र बनाया गया था और सामुदायिक केंद्र की पेमेंट काम पूरा होने से पहले कर दी गई। 237 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया था, जिसमें 40 करोड़ रुपए केवल बिजली का काम कराने के लिए अलॉट हुए थे, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा काम पूरा होने से पहले पेमेंट कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर फरवरी और मार्च में 2025 में सीओ के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई जो इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित की गई थी, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जांच कराने वाली जो फाइल है वो ही गायब हो चुकी है। यानी आप खुद समझ सकते हैं, जिन अधिकारियों को कार्रवाई करनी थी वो फाइल तक को बचाकर नहीं रख पाए। ऐसे में किस तरीके की कार्रवाई होगी और कब तक ये फाइल मिल पाती है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। भारत में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी सबसे ऊपर रहेगी, भले ही वो भारत के नागरिक हो या नहीं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अस्थायी तौर से काम कर रहे हो या विदेशों से भारत में आए हुए प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और कहा है कि भारत में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अपना पीएफ अकाउंट खुलवाना होगा और पीएफ में धनराशि जमा करानी होगी, भले ही उनकी कंपनी किसी भी देश की क्यों ना हो। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में रहने वाले सभी कर्मचारियों को भारत के नियमों से चलना होगा। कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि अस्थायी कर्मचारी है और ये भी नहीं कह सकती कि किसी भी तरीके से उनकी सैलरी भारत के नियमों से इतर है, अलग है। यानी अब
भारत में सोशल सिक्योरिटी की गारंटी ना सिर्फ भारतीयों को बल्कि जो भारत में काम करने वाले विदेशी ही क्यों ना हो उन्हें भी EPFO के द्वारा दी जाएगी। कैमरा सहयोगी सुधीर शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। इस वक्त हमारी मौजूदगी अनंतनाग में है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को आज बड़ी सफलता जो है वो यहाँ पे हासिल हुई है। अगर हम बात करेंगे डॉक्टर आदिल रोथर की, जो कि GMC अनंतनाग में 2024 में एज डॉक्टर काम कर रहा था, तो उसके बाद पूरी तरीके से आदिल रोथर जो है वो यूपी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ पे भी एज डॉक्टर काम कर रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को अलग अलग इनपुट्स मिले थे डॉक्टर आदिल रोथर के खिलाफ। डॉक्टर आदिल जो है वो जेल से जुड़ा था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने GMC अनंतनाग में एक छापा डाला था। उसके बावजूद वहां पे जो है डॉक्टर आदिल रोथर के लॉकर में जो है AK-47 को जो है जब्त किया गया है। लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा कि जो डॉक्टर आदिल रोथर है, अगर हम यूपी की बात करेंगे जहां पे हॉस्पिटल में एज डॉक्टर काम कर रहा था, वहां पे जितने भी सारे प्रोटेस्ट होते थे तो डॉक्टर आदिल रोथर जो है उन प्रोटेस्ट में शामिल होता था। तो यूपी पुलिस को भी अलग अलग इनपुट्स मिले थे, तो उसके बाद यूपी पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कांटेक्ट किया है। तो उसके बाद पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर आज जो है GMC अनंतनाग में छापा डाला था। तो छापे के दौरान वहां पे जो है आदिल अहमद रोथर का जो लॉकर है वहां पे एक AK-47 को जब्त किया गया है। लेकिन पूरी तरीके से साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कि आदिल अहमद रोथर जो है वो जेल से जुड़ा था, लेकिन अलग अलग लिंक्स जो है वो यहाँ पे सामने आ रही है। लेकिन पूरी तरीके से आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने UAPA एक्ट के अंदर इसको दर्ज किया गया है। खालिद डार, अनंतनाग। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे जो है आज CI की तरफ से जो है छापेमारी की गई है। खास करके अगर हम श्रीनगर और बारामूला की बात करेंगे, वहां पे भी जो है जेलों में एंटी टेरर एक्टिविटीज जो है वो वहां पे हो रही है। CI की तरफ से वहां पे छापेमारी हुई है, वहां पे कुछ मटीरियल्स को जो है जब्त किया गया है। CI की तरफ से यही कोशिश की जा रही है जो एंटी टेरर एक्टिविटीज जो हो रही है उन पे जो है बड़ी कार्रवाई हो रही है। खालिद डार, न्यूज़ स्टेट। साइबर जालसाज रिटायर अधिकारियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ताज़ा मामला सेक्टर 78 में रहने वाले एक रिटायर इंजीनियर से जुड़ा हुआ है। रिटायर इंजीनियर की उम्र तकरीबन 80 साल के आसपास है। उनको एक ऐप के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर मोटा मुनाफा देने का झांसा साइबर जालसाजों द्वारा दिया गया था और धीरे धीरे कई अकाउंट नंबर में तकरीबन 71 लाख रुपए डिपॉजिट कराए। जब बुजुर्ग द्वारा पैसा निकालने की कोशिश की गई तब उनको अपने साथ ठगी का एहसास हुआ। फिलहाल पूरे मामले को लेकर साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारी पूरे मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग और डिजिटल अरेस्ट को लेकर नोएडा पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। लेकिन एक लालच में आकर लगातार रिटायर इंजीनियर या रिटायर डॉक्टर, इस तरीके से जो रिटायर अधिकारी हैं उनको साइबर जालसाज लगातार निशाना बना रहे हैं और हर महीने करोड़ों रुपए की ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा इस मामले में आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद शामली के थाना बाबरी क्षेत्र के गांव बुटराड़ा के फ्लाईओवर का है, जो कि पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे है, जिस पर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आगे चल रहे कंटेनर में टक्कर मार देती है और मौके पर ही जो गाड़ी में 4 लोग सवार थे उन लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। उनमें से ये लोग हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले हैं, जिसमें परमजीत की शादी आज यानी कि आज के दिन होनी थी। जहां आज घर में शहनाइयाँ और खुशी का माहौल है, वहीं परमजीत की इस तरह की दुर्दशा देखकर, इस तरह के हालात से जो उसकी लाश वहां पर पहुंची है, वहां का माहौल आखिर क्या होगा। वहीं जो इसका साथी आशीष है, उसकी शादी अगले 4 दिसंबर को होनी थी और विवेक और साथ में साहिल भी थे, जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उस कंटेनर को छोड़कर चालक और परिचालक मौके से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। साथी कैमरामैन के साथ अमित तरार, न्यूज़ स्टेट शामली।
दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और आज पोल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम है। तस्वीरें हम आपको दिखाएं, फिल्म सिटी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं तो इसके आसपास की जो इमारतें हैं वो पूरी तरीके से नदारत नज़र आ रही हैं और आज का AQI 300 के पार है। 328, 333 इस तरीके का अलग अलग इलाकों में AQI बना हुआ है और 300 के ज़्यादा AQI होने पर जो लोगों की सांसों का संकट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और ख़ास तौर पर बुजुर्ग और बड़े जो बच्चे हैं उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि 14 टीमें बनाने का दावा प्रशासन की तरफ से किया गया है जो अलग अलग लेवल पर काम कर रही हैं। कल एक हाई लेवल मीटिंग भी ग्रेटर नोएडा में हुई थी और उसमें सख्ती से नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए थे। मंत्री भी उसमें मौजूद थे, विधायक मौजूद थे और तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया था ताकि पोल्यूशन के लेवल को कम किया जा सके और उचित कदम उठाए जा सकें। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो हवा बेहद जहरीली है। 300 से ज़्यादा AQI होना कहीं ना कहीं अपने आप में इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं पोल्यूशन कम करने को लेकर वो उचित नहीं है। हवा भी चल रही है, बावजूद उसके जो पोल्यूशन का लेवल है वो खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। फिलहाल देखना होगा दिल्ली NCR, नोएडा, गाजियाबाद के लोगों को इस जहरीली हवा से कब तक राहत मिल पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। दिल्ली के हालात लगातार स्मोक चैम्बर से भी बदतर नजर आ रहे हैं। अगर आप राजधानी दिल्ली या NCR में गुरुग्राम से लेकर गाजियाबाद तक, गौतम बुद्ध नगर से लेकर फरीदाबाद तक और सोनीपत से लेकर के मेरठ तक भी रहते हैं तो आपकी आंखों में जलन और बाहर निकलते हुए दम घुटता हुआ नजर आएगा। राजधानी दिल्ली में शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 566 तक पहुंच गया और तमाम पैरामीटर में PM 2.5 और PM 10 लगभग 400 के पार बना हुआ है। विजिबिलिटी को देखिए कि लगभग 1 किलोमीटर 900 मीटर के बाद कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। आंखों में जलन है और हवा की गति सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर तापमान की बात करें तो रात में तापमान 12 डिग्री और दिन में 25 डिग्री के आसपास बना रहता है। आने वाले एक सप्ताह तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि अगर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा रहेगा, हवा भी तेज नहीं होगी, सूरज की रोशनी भी नहीं होगी और बारिश की बौछार भी नहीं, तो दिल्ली में PM 2.5 पार्टिकुलर मैटर्स और PM 10 नैनो पार्टिकुलर मैटर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे जो आपके फेफड़ों में सिगरेट के धुएं जैसा टार पैदा कर सकते हैं। और यही वजह है कि राजधानी दिल्ली को लेकर के अब तो बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट भी कहते हैं कि अगर आपके पास क्षमताएं हो तो दिल्ली से दूर रहना ही आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और बाहर निकलना है तो आंखों में गॉगल्स या चश्मा लगाइए और मुंह पर N99 या N95 मास्क और तब जाकर के कुछ हद तक बचाव संभव हो सकता है। कैमरा सहयोगी जयराम यादव के साथ राहुल डबार, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।